नमस्कार मित्रों, इतिहास की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो शुरुआत की थी वो हमने महाराणा कुंभा की शुरुआत की थी, जो जिनका समय 1433 से 1468 का जिनका समय था। उससे पहले हमने मोकल को पढ़ा था। मोकल थे 1221 से लेकर 1421 से 1433 तक। उससे पहले हमने जो पढ़ा है वह है लक्ष्य सिंह। इसका समय था 1282 से 1421, 1382 से 1421। और क्षेत्र सिंह को पढ़ा हमने 1364 से लेकर के 1382 तक था। तो हमने थोड़ा सा तो हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ लिए थे कि ये संगीत प्रेमी थे। मैंने बताया था सारंग, व्यास, कला, करार तथा कलम के लिए प्रसिद्ध थे, तथा इन्हें जो इनकी उपाधियां थी जैसे राणा रासो, छाप गुरु, भाल गुरु, है ना, ऐसे ही शेर गुरु, हिंद सुल्तान, नरतोष्ट, अश्वपति इत्यादि इनकी उपाधियां थी। और इनके जो ग्रंथ थे वे थे संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंधन तथा कामराज, हरवर्तिका, रत्न, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक, इतिहासार इत्यादि। तथा सारंग का युद्ध हुआ था। सारंग का युद्ध यह 1437 में हुआ था, तथा युद्ध महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। इसको याद रखें क्योंकि ये परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। यह सारंग का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। किस किस के मध्य हुआ था? महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। तथा और इसमें जब इन्होंने विजय की प्राप्त की थी तो इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे हम कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, है ना। देखिए अब ये विजय स्तंभ बना हुआ है, देखिए, है ना, इस तरह से विजय स्तंभ बना हुआ है। इसमें देखिए ये किसको समर्पित थे? ये भगवान विष्णु को समर्पित था। किसको समर्पित था? ये भगवान विष्णु को समर्पित था। ये देखिए भगवान विष्णु को समर्पित है। अब देखिए इसकी जो पहली 1 से लेकर 3 तक जो मंजिल है, देखिए तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा गया है? अल्लाह शब्द लिखा गया है ना। इसके पश्चात देखो इसकी जो 9वीं मंजिल है उस पर क्या है? अत्रि। उस पर क्या लिखा हुआ है? अत्रि है। फिर इसके बाद में महेश, है ना, अत्रि महेश के द्वारा ये कीर्ति स्तंभ की रचना की गई। कौन कौन थे? अत्रि और महेश के द्वारा कीर्ति स्तंभ की रचना की गई। इसके अन्य नाम और क्या क्या नाम है? देखिए विष्णु स्तंभ, अन्य नाम क्या क्या है? विष्णु स्तंभ, और क्या है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। और क्या है इसका नाम? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है, चौड़ाई है 30 फीट, तथा सीढ़ियां कितनी हैं इसमें? 157। सीढ़ियां कितनी हैं इसमें? 157। और इसके स्थापत्यकार कौन कौन थे? जैता, है ना, नापा और पुंजा। जैता, नापा और पुंजा थे। ठीक है। राजस्थान पुलिस का चिन्ह जो 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए के डाक टिकट पर जारी किया गया। 1 रुपए के डाक टिकट पर इसको जारी किया गया। किसको? कीर्ति स्तंभ को, या विष्णु स्तंभ भी कह सकते हैं हम इन्हें। ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं? एक और मैंने आपको क्या बताया है? कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने विजय प्राप्त की थी। कौन से युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की थी? सारंग का युद्ध। कब हुआ था? 1437 में। ऐसे इस तरह से हम एक दूसरे से रिलेट करके इनको पढ़ते जाएंगे, फटाफट फटाफट याद हो जाएगा। इतिहास जो कि सबको कठिन लगता है वह अब आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाएं, बड़े नहीं करें इन वीडियोस को, इसीलिए क्योंकि बड़े वीडियो सुनने में भी आलस आते हैं, है ना। छोटे छोटे वीडियो हैं, आप इन्हें सुनते जाइए और आगे चलते जाइए। अब देखिए आगे क्या है? जैन स्तंभ है। आगे आगे क्या है? हमारे जैन स्तंभ है। अब जैन स्तंभ के अंतर्गत देखो क्या है। जैन स्तंभ में अब इन्होंने 1 से लेकर 7 तक की क्या बनाई है? इन्होंने 7 मंजिल बनाई है। अभी क्या है? 11वीं और 12वीं में बघेरवाता जैन अर्थात जीजा बघेरवाता जैन अर्थात इनके जीजा के द्वारा निर्मित 7 मंजिला यह इमारत है। और इसमें कितने हैं? 75 फीट इसकी ऊंचाई है। जैनों के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव को यह समर्पित है। जैनों के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव अर्थात आदिनाथ, ये इन्हीं को समर्पित है। तथा ऋषभ देव, आदिनाथ तथा आदित्य नेमि और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये इन्हीं को ये इनके जो गुरु हैं वे जैनियों के जो गुरु हैं वो कौन कौन हैं? पहले तो ऋषभ देव हैं, और नेक्स्ट 22वें जो हैं वो कौन है? आदित्य नेमि अर्थात नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी। ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब हुई थी? 1453 में। देखो यह संधि राव जोधा व राणा कुंभा के मध्य हुई थी। इस संधि का केंद्र सोजत
सोजत अर्थात पाली था। इस संधि के माध्यम से मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई थी। आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि क्या थी, कब हुई थी, 1453 में। और ये किस किस के मध्य हुई थी, राव जोधा व राव राणा कुंभा के द्वारा। राव देखो ये हमेशा याद रखना, राणा तो कहाँ होंगे, मेवाड़ में, और राव कहाँ होंगे, मारवाड़ में। ठीक है, राव शब्द जहां भी आपको दिख जाए बिल्कुल आंख बंद के करके उसको हम मेवाड़ का मारवाड़ का शासक बता सकते हैं। तथा इसी प्रकार से यदि राणा की उपाधि हमें कहीं मिल जाती है तो हम उसको आंख बंद करके क्या कह सकते हैं, मेवाड़ के शासक इन्हें बता सकते हैं। ये संधि राव जोधा व राव कुंभा के मध्य हुई थी तथा इस संधि का केंद्र जो था वो क्या था, सोजत था अर्थात पाली था। और इस संधि के मध्य में मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई थी। चंपानेर की संधि 1456 से 56 में यह संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी तथा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। कुंभा ने 1457 में इन दोनों को बदनौर के युद्ध में पराजित किया था। चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 में हुई थी। यह संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी तथा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी तथा कुंभा ने 1457 में इन दोनों को बदनौर के युद्ध में पराजित किया था। किसने किया था, बदनौर के युद्ध में पराजित इन दोनों को। ये देखो चंपानेर की संधि तो 56 में हुई। ये संधि कब हुई, कहाँ, किस किस के मध्य हुई थी, मालवा के शासक महमूद खिलजी तथा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। कुंभा ने 1457 में इन दोनों को बदनौर के युद्ध में क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, ये बदनौर कहाँ है, भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ है, भीलवाड़ा में है। ठीक है, अब कटारगढ़, आगे हम कटारगढ़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कटारगढ़ क्या है ना, मेवाड़ की आंख किसे माना गया है, कटारगढ़ को माना गया है। तथा महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा के द्वारा की गई थी। कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई थी, उनके पुत्र उदा के द्वारा की गई थी। महाराणा कुंभा ने राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। मतलब सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण किन्होंने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। इन्हें ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वीर विनोद के अनुसार, है ना। ऐसे ही कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के सम्मान में बनवाया था, जिसके शिल्पी कौन थे, मंडन थे। मंडन गुजरात के निवासी थे तथा राजवल्लभ राजप्रसाद तथा देवी मूर्ति प्रकरण कुंभा के द्वारा अचलगढ़, बांसलगढ़ दुर्ग, सिरोही तथा भोमर दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। कुंभा के द्वारा कितने सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था, 84 में से कितने इनके द्वारा 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, टोटल 32 दुर्गों का, जिसमें से कुंभा के द्वारा अचलगढ़ भी कुंभा के द्वारा बनवाया गया था और बंसलगढ़ भी कुंभा के द्वारा बनाया गया था, और ऐसे ही भोमर दुर्ग का निर्माण भी कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। महाराणा कुंभा ने एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने ही एकलिंग जी के मंदिर का क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। तथा महाराणा कुंभा के द्वारा ही शैलपुरी में विष्णु मंदिर, बदनौर में कुशल माता के मंदिर का निर्माण करवाया तथा कुंभा के काल में ही राजपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भी हुआ था। राजपुर के कुशल जैन मंदिर का देखो, ये राजपुर है ना, रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा हुआ था, महाराणा कुंभा के द्वारा। अब देखो अब एक बार वापस पढ़ लें इसे। कुंभा के द्वारा ही कैलाशपुरी में विष्णु मंदिर बनवाया। कैलाशपुरी में क्या बनवाया, विष्णु मंदिर। बदनौर में कुशल माता के मंदिर का निर्माण करवाया तथा कुंभा ने ही रणकपुर में जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसलिए कुंभा को अपने शासन काल का एक श्रेष्ठ शासक इन्हें माना गया है ना। अब आगे अपन चलते हैं। कुंभा स्वयं क्या थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे। कुंभा एक बहुत अच्छे विद्वान थे, है ना। और कुंभा के दरबार में मंडन भाई नापा का भी मंडन के भाई नापा का भी नापा जो थे वे भी शिल्पी थे तथा उनका भी निवास स्थान था। नापा के द्वारा वस्तु मंजरी नामक पुस्तक की रचना की गई। नापा के द्वारा वस्तु मंजरी नामक पुस्तक की रचना की गई। मंडन के पुत्र गोविंद
का भी कुंभा के दरबार में ही निवास स्थान था। गोविंद के द्वारा आहार धारिणी तथा द्वार दीपिका नामक पुस्तकों की रचना की गई। पुस्तकों के नाम निश्चित रूप से याद कर ले मित्रों, क्योंकि जो पुस्तकों के नाम हैं वे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल डायरेक्ट तो कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता, हमेशा घुमा फिरा करके ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे, उदयकरण 1468 से 1473 तक इनका कार्यकाल रहा। 1468 से 1473 तक इनका कार्यकाल रहा। देखिए, महाराणा कुंभा के बाद में उदा मेवाड़ के क्या बने? उदयकरण सिंह, मतलब उदा, है ना। महाराणा कुंभा के बाद में उदा मेवाड़ के शासक बने। राजपूत सरदारों ने उदा के स्थान पर रायमल को मेवाड़ का शासक बना दिया तथा रायमल 1473 से 1507 ईस्वी तक शासक बने रहे। रायमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से हुआ था। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में दोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था और रायमल के काल में ही राम और शंकर, कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था? दोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। रायमल के काल में ही राम और शंकर के मंदिरों का निर्माण हुआ। अब आगे देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा विशेषकर अपने एक मैप के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी, है ना। कोशिश की है मैंने। देखिए, ये पहले का जो हमारा राजस्थान, अपना जो भारत का मैप है वह है। देखिए, देखो, सबसे पहले हम दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में कौन कौन थे उस समय? दिल्ली में इब्राहिम लोदी थे, ठीक है। ऐसे ही आतुली बूंदी का युद्ध हुआ 1517 में। ऐसे ही सांगा बैट्स इब्राहिम लोबी और सांगा की विजय हुई इसमें। और दूसरा था अपने बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ था 1512 में, है ना। सांगा और इब्राहिम लोदी का हुआ था और इसमें ही इसमें किसकी विजय हुई थी? राणा सांगा की फिर से इसमें विजय हुई, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा युद्ध हुआ वो था गागरोन झालावाड़ का युद्ध हुआ था, जो 1519 में हुआ था। सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, है ना। और इसमें विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की इसमें विजय हुई थी। अब इसी तरह से इधर देखो, बाबर और सांगा, है ना। इसमें क्या था? आत्मकथा तुगलू के बाबरी तथा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये इनका जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कहाँ मिलती है? तुजू के बाबरी में, ठीक है। और बाबर के अनुसार हिंदू राज्य मेवाड़ विजयनगर, है ना। अब देखिए, बाबर के अनुसार हिंदू राज्य मेवाड़ विजयनगर, है ना। बयाना का युद्ध हुआ बाबर और सांगा के मध्य में 16 फरवरी 1521 को। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को। सेनापति कौन थे इसके? भोजराज थे। सेनापति कौन थे? भोजराज थे। तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन और सांगा के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? सांगा इसमें विजयी हुए। खानवा का युद्ध हुआ। फिर खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। बाबर और सांगा के मध्य हुआ और विजय विजय किसकी हुई इसमें? बाबर की इसमें विजय हुई, ठीक है। खानवा के युद्ध में बाबर विजयी हो गए थे। बाबर के अनुसार राणा सांगा के उस भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था परंतु वह यह बात नहीं जानता था, क्योंकि इस समय राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक था। सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली व बांडी के युद्ध में पराजित किया था। इसके अलावा राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को भी पराजित किया था। वास्तव में पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी स्वयं भारत का शासक बनना चाहता था, इसलिए दौलत खान ने ही बाबर को आमंत्रित किया था। राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित किया और बयाना के दुर्ग पर अधिकार किया तथा इस युद्ध के बाद में राणा सांगा लगभग 1 महीने तक भूसावर में ही रहे, जो कि सांगा की भूल मानी जाती है। जब वो भूसावर में रहे तो वो क्या मानी गई? उनकी भूल मानी गई। इस तरह से जो हमारे राणा सांगा थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने कितने युद्ध किए और कितने युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की, है ना। अब अपन नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। नेक्स्ट कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध कि किस तरह से खानवा के युद्ध में किस तरह से पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत खानवा का जो युद्ध है, जो वर्तमान में कहाँ है खानवा? भरतपुर में है ना। तो
किस तरह से राणा सांगा ने इनको किस तरह से जिहाद का नारा लगवाया, और ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट जो हमारी उस्मानी पद्धति के द्वारा किस तरह से तोपों को सजाया गया और बेईमानी से किस तरह से सांगा को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बारे में हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।